बीजेपी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। मथुरा की छाता विधानसभा है, वहां से वो चुनाव जीतकर विधायक बने। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। उनका एक बयान तो आपने सुना होगा जो बीते कुछ दिनों से लगातार ट्रेंडिंग है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी, इसकी स्थापना का मुहूर्त ऐसा था कि ये पार्टी जिसके साथ भी जाएगी उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी जिसके साथ आरएलडी राजनीति में समझो उसकी वाट लगी। अब लक्ष्मी चौधरी ने अपनी बातों के समर्थन में कई फैक्ट गिनाए। राजनाथ सिंह तक गए, अटल बिहारी वाजपेयी तक गए, 2002 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कहानी बताई, 2004 लोकसभा चुनाव की कहानी बताई कि जब बीजेपी को आरएलडी की संगत, आरएलडी का साथ ले डूबा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी बीजेपी हाशिए पर चली गई। फिर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चुनाव हार गई, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का रिपीट होना तय है। लक्ष्मी नारायण चौधरी इसके पीछे आरएलडी को वजह बताते हैं। अब मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा और ज्यादा पीछे नहीं। 2017 और 2022 के चुनाव में आरएलडी किसके साथ लड़ी, क्या हश्र हुआ, आरएलडी को कितने प्रतिशत वोट मिले, कितने सीटों पर कैंडिडेट उतारे और कितने पर जीते, ये सब बताऊंगा ताकि आपको एक मोटा अंदाजा हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आरएलडी की हैसियत क्या है। वो आरएलडी जो मौसम विज्ञान में सबसे ज्यादा माहिर है उत्तर प्रदेश में। अब आरएलडी के बारे में एक चीज, बस छोटे सा एक इन्फो मैं आपको दे दूं, उसके बाद आगे टॉपिक पे आता हूं। 2 साल पहले के आसपास एक वक्त ऐसा भी था कि आरएलडी के पास ना तो उत्तर प्रदेश में कोई विधायक था, ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई था, ना देश की संसद के दोनों सदन में आरएलडी का कोई था, यानी ना तो लोकसभा में आरएलडी का कोई सांसद था, ना ही राज्यसभा में। ये कुछ वर्षों पहले आरएलडी की स्थिति थी, आरएलडी के हालात थे। पर अब क्या है, आरएलडी चारों सदनों में पहुंच गई है। 4 सदन कौन से? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा में पहुंच गई है, और राज्यसभा और देश की संसद में भी आरएलडी, लोकसभा दोनों सदनों में यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में आरएलडी की मौजूदगी है। यह कैसे हुआ? यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि आरएलडी ने बीजेपी की उंगली पकड़ ली। अब आते हैं बाबू लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कह रहे हैं उसके पीछे वो ठोस तर्क क्या दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी ये कह रहे हैं कि आरएलडी का जो वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं देता। और याद करिए, जब जाटों की नाराजगी बीजेपी से ऐसा चल रहा था, ऐसा एक नैरेटिव चल रहा था मीडिया में और ग्राउंड पर भी, तब लोग क्या कहते थे कि आरएलडी का कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और पश्चिम में, इनफैक्ट जाटलैंड में तो यह भी कहा जाता था कि भाई जिस भी पार्टी का जाट प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। अब मेजॉरिटी ऐसा कहती, वो मैं नहीं कह रहा हूं, पर इस तरह की बातें सोशल मीडिया में ऑन कैमरा जब वोटर से पूछा जाता था तो पश्चिम का वोटर वैसे भी बड़ा वोकल है, वो कुछ दिल में नहीं रखता, मुंह पे रखता है, क्योंकि दिल के साफ होते हैं और जुबान खरी होती है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं, पर वो सच जो है ना, वो दिल वाली बात सीधे जुबान पे आ जाती है, तो एकदम ठेठ अंदाज में वो सच बोलते हैं पश्चिम के किसान भाई। तो वो सीधे बोलते थे कि हमें बीजेपी पे तभी वोट डालेंगे जब बीजेपी का प्रत्याशी जाट होगा, और अगर किसी दूसरी पार्टी ने जाट कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो सोचेंगे, वरना हमारी पहली पसंद आरएलडी है। अब 2017 में अजीत सिंह आरएलडी के अध्यक्ष थे, जो अब नहीं है, अजीत सिंह का निधन हो गया है। अब 2017 का चुनाव बड़ा दिलचस्प था। उसमें आरएलडी ने कोशिश की कि भाई बीजेपी गठबंधन या विपक्षी गठबंधन, किसी में हम किसी के साथ तो जुड़ जाएं, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ अलायंस किया था, आपको याद है ना, यूपी के 2 लड़के, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को दोनों लगा कि भाई पश्चिम में हमारा भी वोट बैंक है, पश्चिम का वोट बैंक है क्या, मोटे तौर पर जाट और मुस्लिम समीकरण साथ में है। समाजवादी पार्टी को लगा कि अगर हम जाट कैंडिडेट को टिकट दे देंगे तो मुस्लिम तो हमारे साथ है ही, तो ऐसे में हमें आरएलडी की जरूरत नहीं है। चौधरी अजीत सिंह लाख कोशिशों के बावजूद किसी गठबंधन में खुद को एडजस्ट, खुद को फिट नहीं कर पाए, और वो कहते थे कि अब हम अकेले लड़ रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा है जयंत चौधरी। अब 2017 का चुनाव नतीजा भी आपको याद होगा, बिना चेहरे के बीजेपी चुनाव में कूदी थी, 300 से ज्यादा सीटें ले आई थी, और अखिलेश यादव जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे,
कांग्रेस के साथ अलायंस करके भी 50 से कम सीटों पर, सिर्फ समाजवादी पार्टी 50 से कम सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। अब ऐसे में आपके लिए यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि आरएलडी का क्या हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी अकेले लड़ी, अपने दम पे लड़ी, तो आरएलडी का हुआ क्या, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 277 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। कितने? 277 सीटों पर आरएलडी को 1.78% वोट मिला। अगर इसको आप संख्या में तौलेंगे तो 15,45,811 लोगों ने आरएलडी को वोट किया था 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शन में। और जानते हैं आरएलडी के कितने कैंडिडेट जीते थे? सिर्फ एक। यानी 17 में अकेले चुनाव में कूदने का आरएलडी का एक्सपेरिमेंट सुपर फ्लॉप हुआ। अब 2022 के चुनाव आते हैं। अखिलेश यादव का कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है, कांग्रेस अपना अलग लड़ती है। अखिलेश यादव आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अब 2017 में जो आरएलडी 277 सीटों पर लड़ी थी, वो अखिलेश यादव के साथ जब अलायंस पर आती है तो आरएलडी के खाते में जाती है सिर्फ 33 सीट। मतलब कि भाई 33 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी खड़े करिए। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 2017 में जो 277 सीटों पर आरएलडी लड़ी थी, वोट प्रतिशत और वोट दोनों 2022 में आरएलडी को ज्यादा मिला। यानी 33 सीटों पर लड़के आरएलडी को वोट भी ज्यादा मिला 2017 की तुलना, वोट परसेंटेज भी उनका बढ़ा और विधायकों की संख्या भी बढ़ी। 8 विधायक आरएलडी के जीत के विधानसभा में पहुंच गए 2022। आरएलडी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2.85% वोट मिले थे। यानी 26,30,168 लोगों ने आरएलडी को वोट किया था। 33 कैंडिडेट में से 8 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो यह था आरएलडी का परफॉर्मेंस 2017 में, 2022 में। और अब आरएलडी साथ है बीजेपी के। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर लक्ष्मी नारायण चौधरी ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएलडी जिसके साथ उसका चुनाव में सुपड़ा साफ, उसका बुरा हश्र होता है, वो ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी की वजह से ही बीजेपी 400 सीटों का जो एक दिया था ना कि अब की बार 400 पार, वो रह गया तो सिर्फ आरएलडी की वजह से। अब आंकड़ों के लिहाज से तो हैरानी होती, क्योंकि कोई भी गणित, क्योंकि आरएलडी उत्तर प्रदेश के बाहर तो चुनाव लड़ती नहीं। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 30 से ज्यादा सीटें जीती, 36 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब जो 37 समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई हैं, वो भी अगर जोड़ दे, बीजेपी को दे देंगे, चलो दे दिया, तो भी 300 सीटें बीजेपी की टोटल नहीं हुई। तो 400 सीट में आरएलडी की वजह से 400 सीटें नहीं आई, ये कहना थोड़ा गलत है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मी नारायण चौधरी जिन्होंने आरएलडी पर यह आरोप लगाया है, वो खुद एक जाट लीडर है और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत लोक दल से की थी, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर। फिर बाद में वो बीएसपी से जुड़ गए थे और पश्चिम में मायावती की बीएसपी का एक बड़ा जाट चेहरा माने जाते थे। बड़ा मायावती उनसे बड़ा स्नेह भी करती थी लक्ष्मी नारायण चौधरी से। लेकिन उन्होंने फिर पाला बदला, बीजेपी के साथ आए। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में भी मंत्री रहे और अब गन्ना मंत्री बनकर इलाके में किसानों की समस्याओं को, उनकी समस्याओं को वो सुन रहे हैं और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल असली ये है कि बीजेपी का एक मंत्री आरएलडी के खिलाफ इतना वोकल क्यों है? भाई आपने देखा था कि कैसे जब चौधरी चरण सिंह को नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न के लिए चुना तो जयंत चौधरी ने कहा कि आपने दिल जीत लिया, और उसके बाद आरएलडी ने ऐलान कर दिया कि चलो हम एनडीए में आ रहे हैं, बीजेपी के साथ हो गए। अब अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। फिर अचानक उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जिनको राजनीति में कई दशकों का अनुभव है और जो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों आरएलडी पर निशाना साध रहे हैं? क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी में फिर से मिलन हो सकता है? या फिर एक जाट लीडर होने के नाते या बीजेपी के जाट लीडर होने के नाते लक्ष्मी नारायण चौधरी की कोशिश है कि भाई आरएलडी को जाटों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि मैं खुद बीजेपी का जाट चेहरा हूं। अब जो भी सच हो, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि एक सहयोगी दूसरे सहयोगी पर इतने गंभीर आरोप लगाए, ये कह दे कि इसका मुहूर्त, ऐसे मुहूर्त में आरएलडी की स्थापना हुई है कि जिसके साथ आरएलडी जुड़ेगी वो राजनीतिक रूप से वो पार्टी तबाह हो जाएगी। अब लक्ष्मी नारायण चौधरी ये भी तर्क देते हैं कि 2002 में राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश में वापसी के सपने देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, और जो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में उसमें आरएलडी से दोस्ती का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा।
फिर 2 साल बाद जो 2004 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप उसको आरएलडी से दोस्ती भारी पड़ी। अब ये इतिहास के वो फैक्ट हैं जिनको सामने रखकर अपनी थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। लेकिन 2017 और 2022 ये मैंने आपको बता दिया कि आरएलडी के होने या ना होने से किसी की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। मतलब चुनाव में आरएलडी न किंग बन पाई न किंग मेकर बन पाई। 2017 और 2022 की बात कर रहा हूं, यानी चुनाव नतीजों से आरएलडी को हटा दीजिए तब भी बीजेपी की सरकार बनती, 2017 में भी 2022 में भी। कह सकते हैं कि आरएलडी को अब अपनी ताकत का एहसास कराना बाकी है। जाहिर सी बात है लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात जयंत चौधरी के कानों तक भी पहुंची होगी। अब जयंत चौधरी का लक्ष्य अपनी पार्टी को मजबूत करना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करे, उसको मजबूत करे। लक्ष्मी नारायण चौधरी की बातों का काउंटर अभी जयंत चौधरी की ओर से आया नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी ने सुन लिया है कि बीजेपी के सीनियर जाट लीडर आरएलडी के बारे में क्या कह रहे हैं। ये राजनीति है, कभी भी करवट ले सकती है और राजनेता तो करवट लेने के आदी होते हैं। अब देखना है कि राजनीति में जयंत चौधरी किस तरह से किन इशारों में लक्ष्मी नारायण चौधरी को अपना जवाब प्रेषित करते हैं। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।